हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का सेट 346 FV इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके सामने प्रस्तुत है। यह सेट 346 FV ये पूरा पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का क, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलाम दोनों ही हैं, वह भौतिक राशि है, कौन सी होगी? तो देखिए E = V/D होता है, तो इससे हो गया ये वोल्ट और ये मीटर यानी वोल्ट पर मीटर, और E = F/Q होता है, न्यूटन पर कूलाम। अब ये दोनों किसको बता रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है, यानी प्योर रेजिस्टेंस में धारा और विभवांतर दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, इसलिए दोनों के बीच कलांतर होगा 0। PN डायोड के P सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के N सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में, अब इसमें से बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका P सिरा ग्राउंड किया गया है, यानी 0 वोल्ट पर हो गया, और N सिरा -2.2 वोल्ट पर है। तो 0 इज ग्रेटर देन -2.2, इसका मतलब कि P का पोटेंशियल हायर हुआ और N का लोअर हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसमें कंडक्शन होगा, यानी चालन होगा, विकल्प नंबर 1। घ, M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, इस संदर्भ में सही संबंध होगा। तो इसमें होता क्या है? द्रव्यमान क्षति होती है, और जो द्रव्यमान क्षति होती है वही आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा M क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा M पॉजिटिव होगा, मीन्स हो गया कि M1 + M2 इज ग्रेटर देन M होगा, विकल्प नंबर 2। फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है, तो फोटॉन का गतिक द्रव्यमान होता है hν/c², और c बराबर होता है ν λ। तो गतिक द्रव्यमान hν/c² से न्यू की जगह पर c और अपान लैम्डा, एक c से c कट जाएगा तो h/c लैम्डा। तो जो गतिक द्रव्यमान का सूत्र होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक खोखले धात्वीय गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पर एक ये खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, 10 कूलाम का आवेश दिया गया है, और यह पूरा आवेश जब ये धात्विक गोला है, खोखला है, तो इसकी सतह पर ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और इसके अंदर जो है कोई आवेश नहीं होगा। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो E = kq/r² होता है। Q का मान हो गया यहाँ पर 0, तो जब ये 0 हो गया तो E = 0, अर्थात इसके अंदर यानी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1। और इसको आप जो है इस तरह से कॉपी में लिख देंगे। एक का क, तीसरा विकल्प विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक का ख, चौथा विकल्प 0, एक का ग फर्स्ट चालन होगा, एक का घ सेकेंड ऑप्शन M1 + M2 इज ग्रेटर देन M, एक का अंग चौथा h/c लैम्डा, और एक का च फर्स्ट 0। तो कॉपी में जो है आपको सिर्फ इसी तरह से विकल्पों को लिखना होगा। खंड ब,
वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। ये खंड ब जो है 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है। आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु के लिए कार्यफलन कहा जाता है। नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध R = R0 a⁻⁴ जहां पर a जो है उसका द्रव्यमान संख्या है। किलोवाट घंटा यह ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। और 2 के अंग में दिया था कि आवेशित छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवेशित छड़ का विभव घट जाएगा। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये कुछ इस प्रकार से होंगी। धारा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो अगर हम इस तार को ऐसे पकड़ें कि अंगूठा जो है धारा की दिशा में हो, तो हमारी जो फिंगर्स हैं जिस दिशा में मुड़ी हुई हैं उसी दिशा में यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। खंड स, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है यह इसमें 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। क है धारामापक की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, आपको कम से कम 1 या 2 कारण बताने होंगे। प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, तरंग दैर्घ्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाना है। तो आइए तीसरे का क लिखते हैं। तो धारामापी की सुग्राह्यता, यदि किसी धारामापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करने से ही पर्याप्त विक्षेप आ जाए तो धारामापी को सुग्राही कहते हैं। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो धारा सुग्राह्यता बराबर φ/I NAB/K होता है। अतः इसमें कुंडली में फेरों की संख्या n, फेरे का क्षेत्रफल यानी जो कुंडली है उसका जो क्षेत्रफल है A, चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाकर तथा कम ऐंठन नियतांक K का प्रयोग करके धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक, तो cos φ बराबर R/Z होता है। वाटहीन धारा, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता अथवा दोनों, यानी सिर्फ कुंडली या सिर्फ संधारित्र वाली परिपथ या दोनों परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। इसका ग है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र EY = 3 × 10⁻⁷ sin 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t वोल्ट पर मीटर है। तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो EY बराबर दिया गया है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है EY = E0 sin ωt + kx, इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो E0 की वैल्यू मिल गई 3 × 10⁻⁷, ओमेगा का मान यहां से मिल गया 1.5 × 10⁻11 और k का मान मिल गया 0.5 × 10⁻³ पर मीटर। लैम्डा बराबर होता है 2π/k, तो 2π और k 0.5 ये मान रखेंगे, दिया जाएगा लैम्डा बराबर इतना मीटर। B0 बराबर E0/c होता है। E0 की वैल्यू ऊपर से मिली हुई है 3 × 10⁻⁷ और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, दिया जाएगा 10⁻⁻15 टेस्ला। अब धारा जो है ये जो
विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह तरंग x दिशा में जा रही है और E y दिशा में है। इसका मतलब हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यह z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो Bz बराबर ये बन जाएगा B0 और साइन, बाकी ये टर्म वही रहता है, तो साइन 0.5 और ये इसके बाद ये आ जाएगा टेस्ला। 3 का घ, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कई अंतर हैं। उदाहरण के साथ आपको कम से कम दोनों में से लिख देने होंगे। 4 का क, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। ख है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी देना है। ग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, घ में भी न्यूमेरिकल है और अंग जो दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करना है और संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, ये व्यवहार के बारे में आपको बताना है। तो विस्थापन धारा होती क्या है। एम्पियर के नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसको कि आप इससे दिखाते हैं, इंटीग्रल V.dl इक्वल्स टू μ0 I होता है। मैक्सवेल के प्रेरण नियम के अनुसार किसी द्विक स्थान पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो V.dl बराबर μ0 ε0 d phi e अपॉन dt होता है। यानी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में μ0 ε0 d phi e अपॉन dt धारा बहती है। इस तुल्य धारा को विस्थापन धारा अथवा मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहा जाता है और इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। तो ID बराबर μ0 ε0 d phi e अपॉन dt। सेकेंड पार्ट में था कि तरंगों में क्या समानता होगी। तो सभी किरणें यानी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो इनमें इनकी जो चाल होगी यह समान होगी और प्रकाश के वेग के बराबर होगी। 4 का ख, समस्थानिक। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1h1, 1h2, 1h3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समभारिक, तो अब इसमें क्या होता है कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है लेकिन परमाणु संख्या Z भिन्न होती है, उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे 6C14 और 7N14 दोनों में ऊपर का देख रहे हैं सेम है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो ये दोनों समभारिक है या समभारी है। समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच समान अंतर वाले तत्वों के परमाणुओं में समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो समन्यूट्रॉनिक न्यूक्लाइड होते हैं जिनमें अलग अलग प्रोटॉन संख्या और समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे 1H3, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 2He4, 4 में से 2 जाएगा, 2, यानी दोनों में 2 न्यूट्रॉन है, तो यह सम न्यूट्रॉनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इसका फिगर आप बनाएंगे। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L, इनकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, P बराबर Q × L होता है, माने बीच की दूरी ये रखेंगे तो 2 × 10⁻⁷ कूलम × मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2P/r³। यह अक्षीय स्थिति में है, P यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, R की वैल्यू दी गई है, तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा
3.6 10³ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 4 घ, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर। तो क्या अंतर होता है? जब सेल से धारा बहती है तो सेल के सिरों के बीच विभवांतर ही टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, तथा जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और टर्मिनल विभवांतर V हो तो V बराबर E माइनस आई R होता है। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है जिसमें E बराबर 2 वोल्ट दिया है, R का मान 3.9 ओम है, I 0.5 एम्पियर है, तो I बराबर होता है E अपान R प्लस R। तो इसमें इसका मान रखेंगे और स्मॉल r का मान निकाल लेंगे, तो ये आ गया 0.1 ओम। दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, इसमें ये फिगर बनता है। तो दोनों को सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, L1 और L2 यानी दोनों को उत्तर लेंस लेकर के यूज किया जाता है। पहले L1 के सामने O पर जो रखा गया है ऑब्जेक्ट, इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है जो कि L2 के सामने होता है और इसका आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनाता है। तो मान लिया दोनों लेंसों की फोकस दूरियां F1 और F2 है। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और इमेज डिस्टेंस V डैश है, तो 1/F1 इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/V डैश माइनस 1/U। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो उसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। तो 1/F2 इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/V डैश। अब 1/F1 और 1/F2 को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1/V माइनस 1/U। अगर कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को कैपिटल F ले लिया जाए तो 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि F2 बराबर माइनस F1 है तो 1/F इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखेंगे आ जाएगा 0, तो F बराबर हो जाएगा अनंत। अर्थात संयोजन एक समतल कांच की प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। 5 का क, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा की अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होंगे? प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है? अथवा ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर। इसी तरह से इसका घ एक न्यूमेरिकल पार्ट है और अंग बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं, और यह 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, ये लगभग 8 शर्तें हैं। कम से कम आपको जो है 2 से 3 जो है इसमें लिख देना है। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? जब दो प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समांतर कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित न हो, तो ऐसे स्रोत जिनसे ये तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर माइनस MB cos थीटा होता है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो U मैक्स बराबर माइनस MB cos 180, तो माइनस MB cos 180 का मान -1 होता है, ये प्लस MB हो गया। थीटा बराबर 0 है तो उस केस में U मिनिमम माइनस MB cos 0 माइनस MB होगा। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? किसी प्रकाश तरंग में विद्युत वेक्टर कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी विशेष दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जैसे ये देखिए, यह प्रकाश चारों दिशाओं में जा रहा है, लेकिन यह टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा यह सिर्फ इसके अक्ष के जो समानांतर है वही इससे पास आउट होता है, और यह किरणें
इसके बाद दूसरे टूरमेलिन क्रिस्टल से अगर गुजारते हैं तो जो उनकी अक्ष के समानांतर होगा उससे पास आउट होता है। ध्रुवण से प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। इसका अथवा पार्ट है ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर। तो ये इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालक के केस में ये ओवरलैप होते हैं और इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा गैप होता है यह 1 eV के लगभग बराबर होता है, लेकिन कुचालक में यह ग्रेटर देन 3 eV होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा यानी धारा का प्रवाह नहीं होता है। दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों होता है। तो इसमें जो फिगर दिखाया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि 200 ओम है और ये 15 माइक्रोफैरड है। यहाँ पर दिया गया 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो आर का मान 200 ओम, सी 15 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। आई का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 212.3 ओम। जेड जो इम्पीडेंस प्रतिबाधा है √r² प्लस XC² होगा और इसका यहाँ पे मान रखेंगे तो 200 का स्क्वायर प्लस 212.3 का स्क्वायर। अब ये टोटल आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 291.67 ओम। आई इक्वल्स टू V बाई जेड होता है। V का मान इसमें दिया गया है 220 वोल्ट अपान दिया गया जेड का मान तो आ गया 0.756 एम्पियर। वी आर इक्वल्स टू यानी के सिरे पर जो विभवांतर होगा I इंटू आर, आई का मान ये दिया गया है, आर का मान ये है तो 151.2 वोल्ट। इसी तरह से सी के सिरे पर I इंटू एक्स सी होगा तो I इंटू एक्स सी ये आ गया 160.5 वोल्ट और वी आर प्लस वी सी हो गया 311.7 विच इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि ये अधिक क्यों है, तो यह अधिक इसलिए होता है कि वी आर और वी सी में जो है 90 डिग्री का कलांतर होता है, जिसकी वजह से दोनों का जो प्रभाव होता है कुछ निरस्त हो जाता है। अगर दोनों इक्वल होते हैं तब तो जीरो हो जाता है, अदरवाइज अंतर। बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं। तो इसमें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी L इक्वल्स टू mvr दैट इज n h/2 पाई, और जहां पे n का मान 1 2 3 4 5 होता है। जब परमाणु को बाहर से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है तो वे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, किंतु वहां वे 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम की विद्युत धारणशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता माने विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए, दोनों के बीच संबंध। इसके बाद इसमें पार्ट है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाहवेग विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, और ये निवेल का पार्ट है। तो देखिए वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, मोम, अभ्रक इत्यादि। विद्युत धारणशीलता क्या होती है? तो किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यह बताती है कि पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित होता है। यदि यह पदार्थ सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है तो इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत फ्लक्स की मात्रा घट जाती है। और सापेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और इन दोनों में एक रिलेशन पूछा गया है। ये रिलेशन इस प्रकार से होता है। विद्युत धारणशीलता और सापेक्ष चुंबकशीलता, ये D इक्वल्स टू
एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी और डी बराबर ये एप्सिलॉन ई, पी बराबर काई ई और इस तरह से इसका मान पुट करने पर ये आपको मिल जाता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर सापेक्ष विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक के, यानी के इक्वल्स टू 1 प्लस काई ई अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका अथवा पार्ट है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप पढ़े हुए हैं, निकाल लेंगे। ये इस पर हो गया 3 मार्क्स। इसके बाद बचा 2 मार्क्स। ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। एल दिया गया है, एन दिया गया है, ए दिया गया, आई, तो टी बराबर एल बटा वी डी होता है। वी डी यहाँ का मान यहाँ से रख लेंगे, आई अपान एन ई ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27.2 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड, यानी इतना सेकेंड, और इसको घंटे मिनट में बदल देंगे तो 7 आवर 33 मिनट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी लिखिए। ये नंबर इसके अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। सेकेंड पार्ट में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल क्या होता है। जब कोई आवेश प्लस क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक समान वेग v से क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो थीटा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर लिया जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा को इंगित करता है। और यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो थीटा बराबर 0 होगा। तो एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा से ये हो जाएगा 0, अर्थात एफ का मान जब 0 हो गया और बल जो है सदैव गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है, इसलिए जो किया गया कार्य होगा वह 0 होगा। इसका अथवा पार्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो इसको आप स्वतः लिख लें। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, आर 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेंगे। आर का मान 2 ओम दिया गया है, एन 500 है, बी का मान इतना टेस्ला है। डेल्टा टी दिया गया है, थीटा 1 0 से थीटा 2 180 है। तो डेल्टा फाई हो गया फाई 2 माइनस फाई 1, तो बी ए कास थीटा 2 माइनस बी ए कास थीटा 1 मान रख लीजिए। तो मान रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 बी ए, और ये हो गया ए का मान हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कुंडली वृत्ताकार है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1.884 इंटू 10 पावर माइनस 6। कुंडली में जो प्रेरित विभव है E इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू रखने पर 3.768 10 पावर माइनस 3 वेबर आ जाएगा। और इसको जो है आप मिली, मतलब कि यहाँ पर तो ये ई आया है ना, तो ये ई आया है, तो इसका मतलब कि वेबर टर्न पर सेकेंड आएगा। तो ये कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मिली वोल्ट, यानी ये मिली वर्ड हो गया, मिली वोल्ट। यहाँ पे जो वेबर लिखा है इसमें आएगा ना ये वेबर पर सेकेंड और वेबर पर सेकेंड और मीटर में आएगा ये तो ये जो है 10 पावर माइनस 3 ये मिली शब्द को डिनोट करता है, तो 3.8 MV। कुंडली में जो प्रेरित धारा है I इक्वल्स टू ई अपॉन आर, इससे हो जाएगा 1.9 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8, एकल झिर्री से जो है ये विवर्तन की परिभाषा और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये ज्ञात करनी है।
ये फिगर बना देंगे और इसमें यहाँ पर आप त्रिभुज ए बी के में साइन थीटा बराबर बी के अपान ए बी, इससे बी के बराबर ए बी साइन थीटा होगा और ए बी का मान जो है डी है, तो डी साइन थीटा। अब पी पर प्रथम निम्नलिखित की स्थिति के लिए डी साइन थीटा का मान लैम्डा के बराबर होना चाहिए और सभी निम्नलिखितों के लिए डी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा। अब इस तरह से कंडीशन रख करके इसको फाइंड कर लेंगे तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो है ये प्राप्त हो जाएगी आपको 2 लैम्डा अपान डी। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता का विभाजन ये कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि ये मुख्य उच्चिष्ट ये दिखाया जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक तो 3 प्रमुख कारक हैं जो प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं: तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम और स्लिट की चौड़ाई। तो एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी थीटा प्रोपोर्शनल 1/d। स्लिट से पर्दे की दूरी का मान बदलने पर मुख्य उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई बढ़ जाएगी परंतु कोणीय चौड़ाई वही रहेगी। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान 90 डिग्री होता है। 8 का अथवा पाठ है हाइगेंस के तो यह सिद्धांत क्या बताता है कि तरंग के किसी भी चरण बिंदु के बीच एक तरंगाग्र खींचा जा सकता है। तरंग अग्र सदैव तरंग की दिशा के लंबवत होता है। इसमें कहा गया है कि तरंग मोर्चे पर प्रत्येक बिंदु छोटी तरंगिकाओं का स्रोत हो सकता है। ये सभी गोलाकार तरंगिकाएं उसी गति से बाहर की ओर फैलती हैं जिस गति से तरंग का अग्रभाग जुड़ा होता है। अब इसमें ये सोर्स और ये इसका ही फिगर दिखाया जाता है। नई तरंग अग्रभाग हमेशा सभी तरंगिकाओं और यात्रा की दिशा के स्पर्श रेखा या लंबवत होता है। यह सभी तरंगिकाओं को आच्छादित करता है और मूल तरंग अग्रभाग के भविष्य के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसका जो इन्वेलप खींचते हैं तो यह जैसे DC, यहाँ पर ये जो C और ये D खींचा गया इन्वेलप आउटर, यह अब नए तरंगाग्र की तरह से बिहेव करेगा, यानी नए स्रोत की तरह से बिहेव करेगा और यहाँ से फिर आगे की तरफ तरंगे बढ़ती जाती है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। तो इसमें तो सबसे पहले ये फिगर बनाते हैं। यह जो है एक AB तरंगाग्र पड़ा हुआ है और माध्यम 1 में माध्यम 2 में यह A', B' इसका अपवर्तित तरंगाग्र है। अब इसमें जो है मैथमेटिकल आपको थोड़ा सा दिखाना है कि त्रिभुज ABA', इससे निकालेंगे आप साइन I बराबर BA' बटा AA', BA' जो है V1 इंटू T अपान AA' है। इसी प्रकार AB' A' से साइन R बराबर AB' अपान AA' V2T अपान AA' है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से डिवाइड कर लेंगे तो साइन I अपान साइन R तो V1 अपान V2 जो कि एक नियतांक हो गया, यानी स्नेल का नियम यहाँ पर अप्लाई हो गया, यानी साइन I अपान साइन R बराबर कांस्टेंट। तो यह अपवर्तन का एक नियम की पुष्टि हो गई। समीकरण 3 में नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। चित्र में आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और पृष्ठ XY तीनों एक ही तल में हैं, अतः इन पर खींचे गए विलंब भी एक ही तल में होंगे, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। इससे यह भी स्पष्ट है कि I ग्रेटर देन R हो तो प्रथम माध्यम विरल तथा दूसरा सघन होगा, यानी साइन I ग्रेटर देन साइन R तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यानी हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी। इससे स्पष्ट है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की सही व्याख्या हो जाती है। अगर हम इसको λ1 λ2 यानी पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य और दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य के रूप में दिखाएं तो यह कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9, डी ब्रॉगली तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी और क्यों? तो डी ब्रॉगली तरंग क्या होती है? प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रस्तुत करता है। गतिमान कण साथ जुड़ी तरंग को डी ब्रॉगली तरंग अथवा द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
लैम्डा बराबर h बटा पी या h अपान एम भी। डी ब्रॉगली तरंग के गुण। पदार्थ तरंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। पदार्थ तरंगे भौतिक कण पर आवेश से स्वतंत्र होती हैं। पदार्थ तरंगे निर्वात में फैल सकती हैं, इसलिए वे आंतरिक तरंगे नहीं होती हैं। पदार्थ तरंगों का चरण वेग प्रकाश की गति से अधिक हो सकता है। और डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपान √2m k। तो के अल्फा, के पी और ई माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा समान है। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपान √m इस सूत्र से है। तो me इज लेस देन mp इज लेस देन m अल्फा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे कम है, इसलिए इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, यानी सर्वाधिक होगी। इसका अथवा पाठ है, पीएन संधि की अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप पीएन संधि में अवक्षय परत के बारे में बताएंगे। तो ये फिगर आप खींचेंगे और जैसे ही पीएन संधि बनती है तो उसमें विक्षोभ के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है। एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में विसरित हो जाते हैं। विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। संधि के दोनों ओर के वह परत जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है उसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁶ मीटर की कोटि की होती है। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। जैसे जैसे अग्र विभव को बढ़ाया जाता है अवक्षय परत की चौड़ाई घटती जाती है। अग्र अभिनत में आवेश वाहक संधि की ओर गति करते हैं, इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, और पश्च अभिनत में संधि से दूर गति करते हैं, इसलिए अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तरह से इस परिपथ को, तो इसमें पी एन एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों का पी जो है इसके सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ है और इसके मध्य में ये सी डी के बीच में लोड प्रतिरोध है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ फिगर ड्रा करना है और निवेशी और निर्गत वोल्टेज। तो ये देखिए 2 नंबर तो एक खींचने पर है, यहाँ पर इस सर्किट को मान परिपथ को खींचने पर है, और यह 1 नंबर इसके लिए है। यहाँ पर ये निवेशी वोल्टेज और उसी के साथ जो है ये निर्गत वोल्टेज। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पहले फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए यह निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी यह पूरी तरंग को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती है।